तो आज हमारे पास उत्तर प्रदेश की कृषि और पशुपालन से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स और आंकड़े हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। मतलब कैसे जमीन, नीतियां और दशकों की मेहनत ने इस विशाल राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को आकार दिया है। बिल्कुल। इन आंकड़ों और योजनाओं की परतों के नीचे ना एक पूरी यात्रा छिपी हुई है। अच्छा, एक तरफ भौगोलिक विविधता है तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक फैसले। चलिए इन स्रोतों के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की खेती की कहानी असल में क्या कहती है। चलिए शुरुआत कुछ बड़े आंकड़ों से करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश कोई एक इलाका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि 9 अलग-अलग कृषि जलवायु प्रदेशों और 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों का एक समूह है। यहाँ तक कि 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। हाँ, और एक आम इंसान के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि बहराइच के किसान की दुनिया झांसी के किसान की दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक जगह बाढ़ का खतरा है तो दूसरी जगह सूखे का, और यही मिट्टी और मौसम का जो फर्क है वही तय करता है कि कहाँ गन्ना उगेगा और कहाँ दाल। तो यही विविधता, हाँ, यही विविधता उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और ये ताकत उत्पादन के आंकड़ों में साफ दिखती है। कुल अनाज, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, इन सब में राज्य देश में नंबर 1 पर है जी। यहाँ तक कि क्षेत्रफल के हिसाब से चावल की खेती में भी ये पहले स्थान पर है। लेकिन मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या? वो है कृषि श्रम उत्पादकता। इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेश से कहीं आगे है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। ये हमें बताता है कि पूरे राज्य में कृषि का विकास एक समान नहीं हुआ है। अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए हरित क्रांति का असर, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, बाजारों से नजदीकी, हाँ, ये सब कारण है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वहां का किसान ज्यादा उत्पादक है। ये आंकड़ा नीति बनाने वालों के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि इस सफलता को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कैसे दोहराया जाए। सही बात है। जैसे बुंदेलखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अब अगर फसलों की बात करें तो खरीफ की बुआई जून-जुलाई में होती है। ये तो एक सामान्य जानकारी है। लेकिन जब बात नकदी फसल की आती है तो गन्ने का कोई मुकाबला नहीं। कोई नहीं, वो प्रदेश की आर्थिक धुरी है। हाँ। और कुछ फसलें तो खास इलाकों की मतलब पहचान बन गई हैं। अच्छा, जैसे बुंदेलखंड का नाम सुनते ही सोयाबीन की खेती याद आती है। या अगर कोई कहे कि देश में सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है तो जवाब है प्रतापगढ़। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये उन इलाकों का ब्रांड है। इसी तरह एक और नाम है गाजीपुर, जिसका जिक्र अफीम के साथ आता है। जी। हमारे नोट्स के मुताबिक राज्य की पहली अफीम मिल वहीं लगाई गई थी। हाँ। लेकिन सिर्फ उगाना काफी नहीं है, उसे दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी है। और यहीं पर वो कृषि निर्यात जोन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। इसका मकसद है एक खास इलाके की एक खास उपज को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। मतलब किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना। बिल्कुल। आप सोचिए, आगरा के आलू किसानों को पता है कि उनकी फसल सीधे निर्यात होगी। इसी तरह लखनऊ और सहारनपुर के आम उत्पादकों को एक बड़ा बाजार मिल जाता है। ये तो बिचौलियों को हटाने जैसा हुआ। हाँ, ये किसानों को बिचौलियों के चंगुल से निकालकर उनकी आय बढ़ाने का एक सीधा तरीका है। अब जरा उन जलवायु अंचलों पर लौटते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। ये फर्क कितना ज्यादा है इसका अंदाजा कुछ उदाहरणों से लगता है। जैसे तराई का क्षेत्र, जहां नमी वाली उपोष्ण जलवायु और दोमट मिट्टी है। धान और गन्ने के लिए तो जन्नत जैसी जगह है। और अब इसकी तुलना कीजिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र से। हाँ। यहाँ गर्मियों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ का किसान पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है। बिना नहर या ट्यूबवेल के तो खेती हो ही नहीं सकती। कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे मुश्किल हालात तो शायद बुंदेलखंड के हैं। अर्धशुष्क जलवायु और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक। वहां तो पानी की एक एक बूंद की कीमत है। वहां की खेती असल में मौसम के साथ एक जंग की तरह है। और इन 3 तस्वीरों के सामने अगर हम विंध्य क्षेत्र को रखें, जहां समशीतोष्ण यानी मॉडरेट जलवायु है, तो हमें समझ आता है कि उत्तर प्रदेश के लिए कोई एक कृषि नीति बनाना कितना मुश्किल काम है। सही बात है। एक नीति जो तराई में काम करेगी वो बुंदेलखंड में शायद पूरी तरह फेल हो जाए। और शायद इसीलिए समय समय पर अलग अलग नीतियां लाई गईं। जैसे 2013 की कृषि नीति का लक्ष्य था कृषि क्षेत्र में 5.1% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना। हाँ, जो कि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। बिल्कुल। उस नीति में 2 बातें खास थीं। एक,
पर्यावरण के अनुकूल खेती पर जोर और दूसरा निजी क्षेत्रों को इस सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन कुछ ही सालों में सोच थोड़ी और बदली। बात सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं रही, बल्कि किसान की आय बढ़ाने पर आ गई। और यहीं पर 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ। जी हाँ। इसका मकसद था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक ठोस रणनीति बनाना। बिल्कुल। और फिर 2019 में एक नई कृषि निर्यात नीति आई। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं कैसे बदली हैं। कैसे? पहले था ज्यादा उगाओ, फिर ज्यादा कमाओ और अब दुनिया को बेचो। ये कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के 3 चरण हैं। वाह! इन नई नीतियों से पहले भी किसान कल्याण की योजनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है और इसकी शुरुआत तो आजादी के तुरंत बाद हो गई थी। जी। 1950 का जमींदारी उन्मूलन अधिनियम एक बहुत बड़ा कदम था जो 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। वो सिर्फ एक कानून नहीं था, वो सदियों से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश थी। उसका मकसद था जमीन का मालिकाना हक उस इंसान को देना जो असल में उस पर हल चला रहा है। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। एक किसान के पास जमीन तो आ गई, लेकिन उसके खेत गांव के अलग अलग कोनों में बिखरे हुए थे। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत थी। किसी का 1 बीघा खेत नदी के पास तो दूसरा बीघा गांव के दूसरे छोर पर। इसी मुश्किल को हल करने के लिए 1954 में चकबंदी योजना लाई गई। चकबंदी योजना? हाँ, इसे यूं समझिए कि सरकार ने किसान के उन 5 अलग अलग टुकड़ों को लेकर उनकी कुल कीमत के बराबर का एक बड़ा खेत एक ही जगह पर दे दिया। अच्छा। इससे किसान का समय बचा, मेहनत बची और वो ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरण इस्तेमाल कर सका। ये खेती के तरीके में क्रांति लाने जैसा था। फिर दशकों बाद जब जमीन और खेत व्यवस्थित हो गए तो ध्यान गया पानी पर। 1985 में छोटे किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना आई। जी। और 1992 में किसान बही योजना ने किसानों को उनकी जमीन का एक आधिकारिक दस्तावेज दिया। और 1990 के दशक के अंत में एक और गेम चेंजर योजना आई, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। हाँ, केसीसी। इससे पहले किसान को बीज खाद के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था, जो मनमाना ब्याज वसूलता था। केसीसी ने उसे सीधे बैंक से जोड़ दिया। ये तो एक तरह की वित्तीय आजादी थी। बिल्कुल। 21वीं सदी में भी यह सिलसिला जारी रहा। 2001 में किसान मित्र योजना, फिर 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और 2010-11 में किसान रथ योजना। हाँ, अगर आप इन सभी योजनाओं को एक साथ देखें तो एक पूरी कहानी दिखती है। बिल्कुल। पहले जमीन का हक दिया, फिर बिखरे खेतों को जोड़ा, फिर सिंचाई और कर्ज की सुविधा दी और फिर तकनीक और जानकारी तक पहुंच बनाई। ये तो किसान को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने का एक पूरा सफर है। हाँ, जो दशकों तक चला। तो ये तो हुई खेतों और फसलों की बात। लेकिन गांव में किसान की आमदनी का एक और बहुत बड़ा जरिया होता है जानवर। असल में कृषि और पशुपालन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए अब इस दूसरे पहलू को समझते हैं। और ये पहलू भी उतना ही मजबूत है। हमारे स्रोतों के अनुसार कुल पशुधन यानी जानवरों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर? जी। और इसका सीधा असर दुग्ध उत्पादन पर दिखता है, जहां राज्य फिर से देश में नंबर 1 पर है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो 2016-17 में 355 ग्राम रोजाना थी, वो 2018-19 तक बढ़कर 371 ग्राम हो गई। हाँ। और इस पूरे सेक्टर को एक दिशा देने के लिए 2018 में एक दुग्ध नीति भी लाई गई। लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि यहाँ संगठित डेयरी का इतिहास कितना पुराना है। अच्छा? पहला दुग्ध संघ 1917 में बना था। 1917 में? हाँ, इलाहाबाद के कटरा में। सोचिए, आजादी से 30 साल पहले। ये उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। वाह! और ये सफर रुका नहीं। 1938 में लखनऊ में सहकारी संघ बना, फिर 1962 में एक बड़ी संस्था बनी, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी PCDF। और फिर आया ऑपरेशन फ्लड का दौर, जिसने भारत में दूध की क्रांति ला दी। श्वेत क्रांति। हाँ, 1973 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ और बलिया को इसके पहले चरण में शामिल किया गया। और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई। ये एक एक करके ईंटें जोड़कर एक मजबूत इमारत बनाने जैसा था। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कारों का भी जिक्र है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए गोकुल पुरस्कार। हाँ। और खास तौर पर देशी नस्ल की गाय से सर्वाधिक उत्पादन के लिए नंद बाबा पुरस्कार। ये दूसरा पुरस्कार खास तौर पर जरूरी है। क्यों?
ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी देशी नस्लों को बचाने और उन्हें बढ़ावा देने की एक कोशिश है जो अक्सर विदेशी नस्लों के दौड़ में पीछे छूट जाती हैं। सही बात है। पशुपालन में गौ संरक्षण भी एक अहम मुद्दा रहा है। हमारे नोट्स में 1999 में बने गौ सेवा आयोग का जिक्र है। हाँ, और हाल के वर्षों में इस पर और ज्यादा ध्यान दिया गया है। 9 जून 2020 को गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जिसमें काफी सख्त प्रावधान है। जी बहुत। जैसे गोहत्या के लिए 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। यहाँ तक कि गाय को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर भी 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस अध्यादेश की एक और बात जो काफी चर्चित रही वो ये कि आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाएंगी। अच्छा, ये प्रावधान इस मुद्दे पर सरकार की नीति की गंभीरता को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं उन संस्थानों की जो इस पूरे कृषि और पशुपालन के सिस्टम को मतलब एक वैज्ञानिक आधार देते हैं। हाँ, क्योंकि बिना रिसर्च और शिक्षा के कोई भी सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में इसका एक जबरदस्त नेटवर्क मौजूद है। 1974 में ही कानपुर और अयोध्या में बड़े कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे। काफी पहले। जी, बाद में प्रयागराज, मेरठ, बांदा और फिर 2014 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन मुझे रिसर्च संस्थानों की लिस्ट ज्यादा आकर्षक लगी। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। हाँ, और यही इनकी खासियत है। सोचिए, इस पूरे विशाल सिस्टम को चलाने के लिए हर समस्या का एक विशेषज्ञ मौजूद है। अगर पशुओं के स्वास्थ्य की बात है तो देश का सबसे बड़ा संस्थान IVRI बरेली के इज्जत नगर में है। बकरियों पर विशेष शोध के लिए मथुरा के मखदूम में एक केंद्रीय संस्थान है। और फसलों के लिए भी ऐसा ही है? बिल्कुल। गन्ने से जुड़ी किसी भी चुनौती के लिए लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। दालों पर देश का सबसे बड़ा काम कानपुर में होता है और सब्जियों पर वाराणसी में। यही नहीं, जानवरों के चारे के लिए झांसी में एक अलग रिसर्च सेंटर है और आम जैसे फलों के लिए लखनऊ में। हाँ, ये एक तरह से हर फसल और जानवर के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक पूरी टीम है जो लगातार बेहतर तरीके खोजने में लगी रहती है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत